हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पिछली वीडियोस को इतना प्यार दिया। जिसने पहले नहीं देखा है उनको बता दूं कि हमारा 10th क्लास का 4th चैप्टर है। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन तीनों चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, तो आपके जो भी डाउट है, जो चीज़ें समझ में नहीं आती या फिर जो चीज़ और आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है ना? और अगर पॉसिबल है तो भाई थोड़ा सा आप भी, आपको लगता है कि भाई क्लास अच्छी है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर भी कर दिया करो, है ना? इफ पॉसिबल, ज़्यादा धक्का नहीं है, आपको सही लगे तो। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर का नाम है बच्चा, चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एनसीईआरटी है पूरी, ठीक है? आप लोगों को पता ही पढ़ा भी होगा, कार्बन और इसके कंपाउंड्स। कार्बन क्या है, तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? ये कह रहा है, इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो many compounds of importance to us. In this chapter we will study about the some more interesting compounds and their properties. Also we shall be learning about carbon and elements which is uh, immense significance to us in both its chemical form and its combined. क्या कह रहा है ये? कह रहा है पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास ना बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि साहब जो कार्बन है ना, कार्बन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कार्बन और कार्बन से बने हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं, है ना, तो उनके हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, यही सारी बातें करने वाले हैं हम लोग इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना? चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, कार्बन क्या होता है ना? फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स, मैनी अदर थिंग्स दैट आर यू लिस्टेड, सारे की सारी कार्बन होती है। देखिए भाई, मैं एक सीधी सी भाषा में आपको अगर समझाऊं कि कार्बन क्या होता है, दोस्त कार्बन क्या होता है? कार्बन अपने आप में क्या है? एक कार्बन क्या है भाई अपने आप में? कार्बन अपने आप में क्या है बच्चे? एक नॉन मेटल है ना? कार्बन क्या है अपने आप में? एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका एटॉमिक मास क्या है? 12 है, 12 है। अब कार्बन जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है साहब? तो देखिए, आप अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हैं, सभी चीज कार्बन की बनी हुई है। हर एक चीज के अंदर कार्बन इंक्लूड है। इवन दैट हमारे अंदर भी कार्बन इंक्लूड है। हमारे अंदर भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी क्या है बच्चा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है, जीवन है जिसके अंदर भाई, सभी के अंदर क्या है? कार्बन है। आप में, मेरे में, सब में, पेड़ पौधे जो भी आप देखते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, सबके अंदर क्या है? कार्बन है। दूसरे अलावा बच्चा, जितने भी हमारे कपड़े बने होते हैं, है ना, कपड़े, क्लोथ्स, जो हमारा भोजन, फूड, आसपास आप फर्नीचर देख रहे हैं, प्लास्टिक की कितनी सारी चीजें हैं साहब हमारे यहां पर। आप अपने आसपास देखो, कितनी सारी चीजें प्लास्टिक की आपको दिखेगी, कितना सारा कपड़ा, ये सब चीजों के अंदर कार्बन है। तो इसीलिए कार्बन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कार्बन को समझना, कार्बन को जानना, है ना? और कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड होते हैं, इतनी ज्यादा चीजें होती है कार्बन की, कि इसके नाम से एक अलग से केमिस्ट्री बना दी गई है। आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आप लोग अलग से चीज पढ़ेंगे, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? आप 11th क्लास में आपको अलग ही केमिस्ट्री दिखाई देगी कार्बन की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं, सारा का सारा आप लोग कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। सब टोटली ऑर्गेनिक क्या, किसके बारे में? कार्बन के बारे में। मतलब कार्बन एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने उसके लिए एक अलग ही केमिस्ट्री बना दी, मतलब अलग डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया कार्बन का। तो उसी चीज को हमें समझना है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतनी सारी चीजें कार्बन की क्यों बनी होती है। वही सारी चीजें हम लोग यहां पर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, है ना? तो यहां पर मैं आपको एक बात समझा दूं बच्चा, कि कार्बन के पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है भाई। क्या है? 6 है। यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो यू नो वेरी वेल, 6 इसके अंदर प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन भी सर 6 है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अगले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और आप लोग एक बात को जानते हैं साहब, क्या जानते हैं? कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के, है ना, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के 9th क्लास में सब आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को क्या चाहिए भाई? सभी एलिमेंट्स को अपने आप को स्टेबल होने के लिए आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? स्टेबल होने के लिए चाहिए बच्चा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है सर? अरे कुछ नहीं है भाई, नाम का ही रूल है।
ये कहता है कि भाई स्टेबल होने के लिए ना कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने आप को तभी स्टेबल मानता है जब उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये अपने आप में स्टेबल नहीं है भाई, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बच्चा सोडियम की, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोडियम, जिसका कि एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, फिर 8, फिर 1। अब आप देखो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये स्टेबल है? नहीं सर, इट इज अनस्टेबल, क्योंकि यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। वही मैं एक और बात करूं बच्चा, क्लोरीन, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2, 8 एंड 7। क्या इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, ये भी अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल होने के लिए ही क्या करते हैं बच्चा, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, समझे आप लोग। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए 2 चीजें, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, गेन कर ले, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बच्चा, लूज कर दे। तो आप लोग समझदार हैं यार कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसको कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये वाला काम नहीं करेगा ये। तो ये क्या कर देगा सर, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसीलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मेटल सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल नॉन मेटल में पढ़ा चुका हूं आपको। वही नॉन मेटल की बात करें तो इसके पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास भी 2 ऑप्शन है यार, या तो 7 को क्या कर दे, लूज कर दे, है ना, या तो फिर क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, राइट। तो इसके पास भी 2 ऑप्शन है। अब आप लोग समझदार हैं कि सर 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इसे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, इससे निकालने के लिए। ऐसे थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनर्जी लगती है भैया, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं जिसे, है ना। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, आगे भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। तो अब इसके लिए बढ़िया ऑप्शन क्या है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसीलिए क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ही कहानी होता है। लेकिन कार्बन की बात अलग है साहब। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास है आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को बनाने 8 इलेक्ट्रॉन, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे और या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, तो इसके पास बचते हैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास प्रोटॉन बच जाते हैं 6, है ना। तो इसके पास बच्चा पहली बात तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। दूसरी बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना भाई आसान काम नहीं है ना, है ना। ठीक बात है साहब। अच्छा, अगर 8 बनाने हैं तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और या तो लूज करेगा, या तो गेन करेगा या लूज करेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी आसान नहीं है, छोड़ना भी आसान नहीं है, तो दिक्कत आ गई साहब। अब करे क्या, तो एक बीच का रास्ता कार्बन ने निकाला कि कार्बन क्या करता है बच्चा लोग, कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या करता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। क्या कर देता है ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है साहब। ये अपने जो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, शेयर कर देता है ना। शेयर करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के पास है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लीजिए ये कोई एक एक्स एटम है, ये कोई वाई एटम है, ठीक है। तो इसने यहां पर बच्चा अपना, मान लीजिए इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो इसने इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके सेल में भी घूमेगा और इसके सेल में भी घूमेगा, ऐसे। मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन है भैया ये, है ना, इस दोनों का इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब होता है शेयर करना इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। हाँ, मान लीजिए उधर से, मान लीजिए कोई भी इसने, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसने शेयर कर लिया इसके साथ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई ये इसके सेल में भी घूमेगा और इसके सेल में भी घूमेगा, ऐसे। समझ रहे मेरी बात को? यस सर, समझ में आ गई कहानी? यस, मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। और जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना भाई, वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात बड़ी काम आएगी आपके आगे 11th क्लास में जाओगे जब, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चा लोग, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इस बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। समझ में आई कहानी? हाँ जी सर, आ गई समझ में। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो इसीलिए कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में जानना समझना, यहां पर पूरी कहानी मैंने आपको थोड़ी सी भाषा में समझा दी है और बिल्कुल आसान भाषा में समझा दी है, ठीक है ना। वही कह रहा है बच्चा, देखो बॉन्डिंग इन कार्बन, कि कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है, तो कोवैलेंट बॉन्ड होती है बच्चा। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स।
पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल के अंदर आयनिक कंपाउंड पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है सर, आयनिक कंपाउंड की एक खास बात होती है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, उसमें होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, जिस तरह मैं सोडियम की अभी बात कर रहा था, क्लोरीन की बात कर रहा था, है ना। तो वी शा दैट आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने देखा कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। दूसरा कह रहा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, कि वो क्या होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में, और बच्चा उनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था बच्चा, ठीक है। वी शा हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी, लेट अस नाउ स्टडी प्रॉपर्टी अबाउट सम कार्बन कंपाउंड। ये कह रहा है कार्बन कंपाउंड के बारे में हम कुछ प्रॉपर्टी है उनकी जान लेते हैं एक एक करके सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में काम आएगी, बहुत बढ़िया। सबसे कह रहा है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट ऑफ द जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो कम होती है, ठीक है। फ्रॉम द डाटा गिवन इन द टेबल 4.1, ये 4.1 टेबल है बच्चा, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड वी फाइंड दैट these compounds have low melting point and boiling point as compared to ionic compounds. चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। We can conclude that the force of attraction between the molecules are very strong since these compounds are largely non-conductors of electricity, and can conclude that the bonding of these compounds does not give the rays of any ions. Yes. ये देखो बच्चे, इन्होंने कुछ कार्बन के कंपाउंड्स लिखे हैं जिनके इन्होंने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड है, कार्बन है, देखो CH3COOH, आगे चल के समझ जाओगे तुम। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बच्चा, 290 केल्विन। केल्विन नहीं है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन। और केल्विन का मतलब आप लोग जानते ही हो, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है बच्चा, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273, क्या होता है, 273.15 केल्विन, है ना। तो देख लो फिर, इसके अंदर आप ऐड करोगे तो मान लो लगभग 15 डिग्री, है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 391 केल्विन। उसी तरह से आप लोग देखेंगे बच्चा क्लोरोफॉर्म, इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है, इसका होता है 209.334। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल है, देखो कार्बन CH3CH2OH, 156 केल्विन, यानी 0 डिग्री से भी नीचे, है ना, बहुत नीचे। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है भाई, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट 351, कितना है, 351, यानी कि पानी से भी जल्दी उबल जाता है ये अल्कोहल। उसके बाद है मीथेन। मीथेन 90 डिग्री, मीथेन का 90 डिग्री केल्विन नहीं, सॉरी 90 डिग्री नहीं, 90 केल्विन, 90 केल्विन भाई, 90 केल्विन, 90 केल्विन, यानी कि आप देख लो 273 में से 19 कितना नीचे हो गया, है ना, इतने डिग्री माइनस में, है ना, मेल्टिंग पॉइंट है। और बॉइलिंग पॉइंट 111 केल्विन। आप जा सकते हो कि सारे के सारे नेगेटिव है भाई, 273 से नीचे वाली सारी वैल्यू नेगेटिव है। तो इतना क्या होता है, इनका कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन के कंपाउंड्स का। लेकिन वहीं पर बात करें हम लोग आयंस के कंपाउंड है, जिस तरह NaCl है, सोडियम है, सोडियम क्लोराइड, नमक, ये क्या, ये आयनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है अपने पास नमक, है ना। तो इस तरह से तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, इनका क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमजोर बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुआ ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम रहा है, इधर भी घूम रहा है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है बच्चा, ठीक है। अगला कह रहा है इन क्लास 9th we learned about the combining capacity of various elements, how it's depend on the number of valence electron. Let's now look at the carbon. वही सारी बात जो मैंने अभी भी बताया कि भाई साहब ये जो सारा का सारा डिपेंड होता है ना, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, सीधी भाषा में बात करें तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड बना रहे थे, और कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। वो मैंने कहानी आपको अभी समझा दी थी, वही सारी की सारी बात लिखी हुई है बच्चा इसके अंदर। उसी तरह से उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस, नोबल गैस में क्या होता है बच्चा, नोबल गैस की बात करें, नोबल गैस की बात करें, जिस तरह नियोन गैस है नोबल, है ना, नियोन, सॉरी यहाँ पे चार्ज नहीं है, कहीं सोच लो चार्ज है। नियोन गैस की बात करें, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो आउटर सेल फुल, तो इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 0, है ना, वैलेंसी क्या है बच्चे इसकी 0।
कोई भी इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयर करेगा, कुछ नहीं करेगा, है ना। तो यही इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई है। ये कह रहा है कि देखो यार, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 4 नेगेटिव एनायन बनाएगा। उसी तरह से कह लेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो C4 पॉजिटिव कैटायन बनाएगा। लेकिन दोनों ही चीज पॉसिबल नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एनर्जी बहुत लगती है। तो इसीलिए बच्चा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, विद द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, दूसरों के साथ। नो जस्ट सर्टेन कार्बन, जरूरी नहीं कार्बन के साथ ही शेयर करेगा, किसी के साथ भी शेयर करेगा। वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो सब सिंपल है ना। तो इस तरह से क्या करता है, कार्बन जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब इन्होंने शेयर के कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए कि देखिए शेयर कैसे होता है। क्या सिर्फ सर कार्बन ही शेयर करता है? कार्बन के अलावा कोई शेयर नहीं करता इलेक्ट्रॉन? बहुत करते हैं, है ना। देखिए ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास क्या होता है बच्चे, समझो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कहोगे गुरुजी हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के पास? यस 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 यस, बताओ बताओ, शाबाश। सर कार्बन के हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। और पहली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, के सेल के अंदर? तो आप लोग जानते हैं के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो है, अब इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन देखो आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो शेयर कर लेंगे और शेयर करके क्या बना देंगे बच्चा लोग, ये बना देंगे H2। देखो H2 मॉलिक्यूल्स बन गया, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। ओके सर, देखो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे। कार्बन में समझ में नहीं आपको कि अब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना दोनों ने, तो ऐसे लिख देंगे अपन, हाइड्रोजन उसके बीच में ऐसे सिंगल ऐसे डंडा। इसका मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। इसका मतलब होता है कि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, इन्होंने आपस में शेयर कर लिए, ठीक है ना। यही कहानी आगे समझा रहा है वो। तो इसको हम बोलेंगे बच्चा सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसका मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके ओके, आगे देखते हैं। यही बच्चा लोग यहां पर ऑक्सीजन की कहानी है। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप लोग जानते हो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, अब 6 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई क्या होता है, देखो अब 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब भाई एक बात बताओ, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 बनाने के लिए कितने चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना है इसको। अब मेरे को ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन देगा या ये देगा? क्यों देंगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास 4 बचेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास 4 बचेंगे। तो ये बीच का रास्ता निकालते हैं। ये कहते हैं कि आप ऐसे करते हैं, अपन ना 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चा कि कार्बन का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे 2 डंडा। तो इसको बोलते हैं बच्चा डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। और ये क्या बन जाता है बच्चा, O2 बन जाता है। तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सिंगल बॉन्ड, जब 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए दोनों ने तो डबल बॉन्ड। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब नाइट्रोजन है भाई लोग, क्या है, नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? नाइट्रोजन के पास टोटल सर 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा। अब भैया इसको कितने चाहिए? इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहां पर एक नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन। इन्होंने कहा सर हम दोनों क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, है ना। चलो अब इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, दे कौन? तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने 3-3 इलेक्ट्रॉन तीनों ने क्या, दोनों ने क्या कर लिया, अपने शेयर कर लिए। तो इसके बीच में क्या बन गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बीच में क्या बन गया बच्चा, ऐसे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इसमें बोलता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। समझ में आ गया? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यही कहानी यहां पर पूरी की पूरी इस के अंदर समझाया हुआ है बच्चा। सारा का सारा यहां पर इसी चीज के बारे में समझाया हुआ है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये कैसे करते हैं, ये फलाना ढिमकाना ये वो, ठीक है ना। अब पढ़ लेना एक बार, ये थ्योरी है, राइट। तो भाई साहब ये बात थी।
अच्छा, अब दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उनके बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, तो वो होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब ये कह रहा है कि सर देखो, कह रहा है द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। ये कह रहा है सर देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा रहा है ना, अब नाइट्रोजन है सर देखो, N2 है, ये नाइट्रोजन, इन्होंने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। अब भाई साहब प्रॉपर तरीके से ना तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो आपको। तो यहां पर कोई भी क्या नहीं बन रहा, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहा भैया। अब जिस तरह NaCl है, NaCl में क्या किया, Na ने प्रॉपर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल बन गया। क्लोरीन ने प्रॉपर इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये चार्ज पार्टिकल बन गया। लेकिन यहां पर कोई भी प्रॉपर चार्ज पार्टिकल नहीं बन रहा। सच कोवैलेंस कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए मेरे बच्चा लोग, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती, ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बच्चा एनसीईआरटी में आपका, वो आता है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ ये देखो बच्चा, अब कार्बन के बारे में थोड़ी सी एक बात बता देता हूं, कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन्स, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कार्बन क्या करता है, मान लीजिए मीथेन है, ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, CH4। क्या होता है, CH4, यस सर। अब ये कैसे बना, समझो इसको। कार्बन था, मैंने कहा कि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 वैलेंसी होती है। तो भैया लोग ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, इसके साथ सबसे ज्यादा जो कार्बन रिएक्शन करता है ना भाई, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं अपने पास, ये मीथेन भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। अब भाई क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया हमने, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब भाई क्या है, देखो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ क्या किया, शेयरिंग कर लिया अपना इलेक्ट्रॉन, इधर से इसने शेयरिंग कर लिया, इधर से इसने शेयरिंग कर लिया, इधर से इसने शेयरिंग कर लिया। तो जब शेयरिंग कर लिया तो कार्बन के पास भी पूरे अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों एक इधर शेयर हो गया, इधर शेयर हो गया, है ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊं तो ये कार्बन, इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लिया, और एक हाइड्रोजन के साथ यहां शेयर कर लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों शेयर हो गए, तो इसने बना दिया CH4। दिस इज कॉल्ड मीथेन। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ऐसे ही आपको फार्मूले बनाने हैं, सब ऐसे ही बनेंगे, ऐसे ही आपको सिखा देंगे। आइए बच्चों आगे चलते हैं। ये कह रहा है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ओके वेरी गुड। भाई साहब ये एलोट्रोप्स क्या होते हैं, हमने तो पहली बार सुना है सब, एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चा लोग, एलोट्रोप्स कुछ ऐसे पदार्थन होतन है जिनके भाई साहब क्या होते हैं, जिनके अंदर एलोट्रोपी होती है, उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। वाह जी वाह, क्लैपिंग, तालियां बजाओ भाई। एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि सर देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है ना, यानी कि है तो वो एक ही चीज, बस लोग दिखाओ अलग अलग दिख रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन के पास टोटल कितने एलोट्रोप्स है बच्चा लोग, 4 एलोट्रोप्स है। 3 पढ़ा था, हाँ एनसीईआरटी में 3 पढ़ते हैं, लेकिन एक और भी है, 4 एलोट्रोप्स है। हम पढ़ेंगे तो 1-2 एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे सब, कम क्यों पढ़े, ठीक है। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय द कार्बन एटम्स, द डिफरेंट लाइज बिटवीन मैनर इन विच ऑफ द फॉर्म, फलाना फलाना दिखता दिखता, ये आपके दिख रहे हैं। अब आइए बच्चों, मैं एक एक करके आपको समझाता हूं इनके बारे में कि क्या कहानी है। ये साहब आपके ना क्या दिख रहे हैं, ये आपके दिख रहे हैं 3 एलोट्रोप्स आपको यहां पर दिख रहे हैं कार्बन के। कौन कौन से गुरुजी, एक ये दिख रहा है बच्चा जिसको हम कहते हैं डायमंड, हीरा, अंगूठी बनी हुई है देखो, है ना, डायमंड रिंग। ये जो दिख रहा है बच्चा लोग, ये आपको दिख रहा है ग्रेफाइट। ये बच्चों लोग जो पेंसिल से लिख रहा है ना, ये पेंसिल ग्रेफाइट की बनी हुई है। ये जो दिख रहा है बच्चा, ये C60, ये है बच्चा बल्क मिनिस्टर फुलरिन। क्या है ये है इसका बल्क मिनिस्टर फुलरिन, फुलरिन बोलते हैं इसको। तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स आपको यहां पर दिख रहे हैं। एक एलोट्रोप्स होता है जिसका नाम है ग्रेफिन। क्या नाम है भाई मेरे, ग्रेफिन, उसके बारे में समझाऊंगा।
अब इसमें क्या होता है सर, जीन का सबका अलग अलग हिसाब किताब है भाई, है ना। मैं आपको सीधी सी भाषा में समझा दूं। चलिए देखिए साहब, अब क्या है, जनरली इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेफिन आपके सिलेबस में नहीं है तो ग्रेफिन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इनके बारे में चर्चा करें। अब डायमंड क्या होता है, देखो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है साहब, देखो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां एक कार्बन है, इस कार्बन के पास ये जो गोले से ना कार्बन है ये, तो इस कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रखे हैं, शेयर कर रखे हैं, चारों आपस में शेयर है, तो इस तरह से शेयर बने हुए हैं। तो इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और आप लोग जानते हैं कि अगर नो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी सर। तो इसीलिए बच्चा डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती, पहली बात। दूसरी बात, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। ये प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, बिल्कुल है सर, कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ। अगली प्रॉपर्टी भाई, डायमंड्स क्या होता है, डायमंड का यूज कहां करते हैं, है ना, कहां करते हैं, डायमंड से बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो इसलिए इसको ना डायमंड कट्स डायमंड, सुना है ना आपने? यस सर, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटने के लिए, कांच को काटने के लिए, सर इतना महंगी चीज, अरे भैया वो ब्लैक डायमंड होता है, अलग डायमंड होता है वो, है ना। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में, आभूषण बनाने में डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डायमंड जो होता है कोयले की खदान से हीरा निकलता है भाई, है ना, कोयले से ही हीरा बनता है, जो बहुत सालों साल, पता नहीं कितने मिलियंस बिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं डायमंड बनने में, है ना। कोयले में ही मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं, तो डायमंड बनने में तो आप सोच ही सकते हैं कितने साल लग जाते होंगे। दैट्स इट। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है साहब, आप लोग शायद जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि ग्रेफाइट क्या होता है भाई। ग्रेफाइट को देखो ध्यान से, ग्रेफाइट की जो शेप होती है ना, इस शेप को हम बोलते हैं हेक्सागोनल। कैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कि कार्बन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है ना। अब यहां पर देखो, ये कार्बन है भैया, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, फ्री बच गया सर, वैलेंस। उसी तरह से इस कार्बन के साथ भी ऐसा ही है ना, उसी तरह से हर कार्बन के साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ भी ऐसा ही है। तो इसीलिए इसके अंदर एक ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसके स्ट्रक्चर के कारण। सो इसीलिए बच्चा हम लोग ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये एकमात्र ऐसी नॉन मेटल है सर जो क्या है, जो है कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत की क्या होती है भाई साहब, कंडक्टर होती है। इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। एकमात्र ऐसी नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, गुड कंडक्टर है। कारण है इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है बच्चा, इसके अंदर से करंट जो है चलता है। इसके अलावा बच्चा लोग इसका यूज जो करते हैं वो हम लोग पेंसिल के अंदर करते हैं, पेंसिल के अंदर जो बना होता है उसको हम लोग इसी का यूज करते हैं। हाँ, क्या होता है इनके बीच में, देखो आपको दिख रहा है यहां पर, ये एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है ना बच्चा, वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी लेयर की फॉर्म में होते हैं, एक परत, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे। और एक और बड़ी बात, इनके लेयर्स के बीच में, जिस तरह ये कार्बन के बीच में आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा। तो ये जो बॉन्ड है ना भाई, इसको बोलते हैं वंडरवाल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं वंडरवाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, वंडरवाल। और आप लोग जानते हैं कि सर वंडरवाल बॉन्ड जो होता है, इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड है, इसीलिए इसका नेचर क्या, स्लिपरी, चिकना होता है सर। ये देखना कभी पेंसिल के अंदर वाला जो होता है ना, इसको निकाल के बाहर इसका चूरा करके देखना, बहुत ही ज्यादा स्लिपरी है, बहुत ज्यादा चिकना है ना। ओके, इसीलिए बच्चा इसका यूज हम लोग एज ए सॉलिड ल्यूब्रिकेंट भी करते हैं। किसकी जगह पे यूज करते हैं इसका, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट्स वो होते हैं बच्चा जो फ्रिक्शन को कम करते हैं, चिकने पदार्थ। तो ये स्लिपरी बहुत होता है, जिसका पदार्थ यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट करते हैं। एक और लिख लेना इसका यूज में, लिखो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में बच्चा लोग एज ए मॉडरेटर इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज ए मॉडरेटर इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, मॉडरेटर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है वो बड़ी बूम धमाके के साथ होती है, तो उसको मॉडरेट करने के लिए, थोड़ा सा स्लो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, ये ग्रेफाइट की बात हुई। उसके बाद आता है सर कार्बन। ये देखो C60 फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है सर, इसको बोलते हैं बल्क मिनिस्टर फुलरे। बल्क मिनिस्टर ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उसका नाम पे इसका नाम रखा जाता है। क्या होता है दोस्त, इसमें कार्बन के 60 एटम्स, 60 कार्बन के एटम्स मिलकर के एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
जिसको हम बोलते हैं बल्क मिनिस्टर फुलरिंग। और इसका इस्तेमाल किया जाता है सर नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो ट्यूब्स बनाने में। नैनो ट्यूब्स क्या होते हैं सर? सर हमारी बॉडी के अंदर तो कोई भी चीज ड्रग्स वगैरह डिलीवरी करनी है आपकी बॉडी में, तो बॉडी के अंदर जो पाइपें डाली जाती है, आप चलो मेडिकल लोगे तो आगे पता चलेगा आपको, तो वो जो नैनो ट्यूब्स होती है ना, वो इस फुलरिन की बनी होती है सर, ठीक है ना। ओके, ये भी बैड कंडक्टर होता है, एक ही सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स है ना। चलिए भाई, उसके बाद आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर कुछ अलग है भैया, है ना। क्या नेचर है, आइए बात करते हैं। कार्बन के देखो वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, वर्सेटाइल नेचर के अंदर बात करें तो कार्बन के पास ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जो कि सबसे खास बात है कार्बन की। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है हमने पढ़ा तो है सर, लेकिन अपने को पता नहीं है ना। कार्बन के पास क्या होती है भाई साहब, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। मैं इसको बुक से हटा करके मैं इसको ना तुम्हें यहां पर बताना चाहता हूं। सर कार्बन के पास ना, एक तो कार्बन के पास ना कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कार्बन हैव कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सर ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि सर कार्बन जो है ना, कार्बन अपने ही एटम के साथ, अपने ही कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हाइड्रोजन भी तो कर ही रहा था, हमने अभी अभी देखा। हाँ, ये ऑक्सीजन भी तो कर रहा था, हमने अभी अभी देखा। ये नाइट्रोजन भी तो कर रहा था, हमने अभी अभी देखा, है ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है भैया कि कार्बन ये जो कर सकता है ना, कार्बन ये तो क्या है, 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। ऑक्सीजन क्या है, 2 मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। नाइट्रोजन क्या है, 2 मिल जाएंगे। लेकिन कार्बन के पास यही कैटिनेशन प्रॉपर्टी कितनी है आप लोग जानते हो? कितनी है गुरुजी? अनलिमिटेड भैया। कैटिनेशन प्रॉपर्टी कितनी है? अनलिमिटेड। यानी कार्बन की कोई लिमिट ही नहीं है भाई, अनलिमिटेड कैटिनेशन है इसके पास। कितने भी कार्बन की चेन बना सकता है सर। ये क्या बना सकता है? चेन। तो अनलिमिटेड कैटिनेशन होने के साथ साथ इसकी चेन कैटिनेशन जो है वो अनलिमिटेड है सर। अनलिमिटेड मतलब कितने भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अनलिमिटेड भाई, इनफाइनाइट तक जुड़ सकते हैं। बढ़िया, ये तो बढ़िया है सर। अरे इतना ही नहीं, और सुनो, कार्बन के पास जो है ना, आगे चल के बड़ा काम आएगा तुम्हारे 11th क्लास में। कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टी है, कार्बन के पास ना ब्रांच कैटिनेशन, चेन कैटिनेशन तो हो गया, इसके साथ साथ कार्बन के पास ब्रांच कैटिनेशन भी है। क्या है? ब्रांच कैटिनेशन। ये क्या है सर? देखिए कार्बन ऐसे चेन तो बनाता ही है, नो डाउट, चेन तो बनाता है, लेकिन चेन के साथ साथ कार्बन जो है वो ब्रांचेज भी बना सकता है भाई, ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं ब्रांच कैटिनेशन। इधर इधर ऐसे ब्रांचेज बना सकता है, वाह सर। अरे और देखो भाई, कार्बन के पास ना रिंग कैटिनेशन भी है। क्या है? रिंग कैटिनेशन। रिंग कैटिनेशन, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो रिंग बना सकता है सर, ऐसे, इस तरह से मान लो कार्बन 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 कार्बन, क्लोज, 1 2 3 4 5 ऐसे रिंग बना सकता है कार्बन। तो कार्बन के पास एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि रिंग बना सकता है सर, है ना। दूसरी चीज, तो ये कार्बन की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। दूसरा वर्सेटाइल नेचर क्या है कि कार्बन के पास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास कितने? 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन जो है ये किसी के साथ भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर सकता है। अगर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 शेयर कर लेगा, 2 चाहिए तो कार्बन किसी के साथ जिस तरह 2 ऑक्सीजन के साथ करता है, आगे चल के बताऊंगा, 3 भी कर लेता है सर किसी के साथ, है ना। तो इस तरह से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना। ये भी इसका एक वर्सेटाइल नेचर है। और इन दो नेचर इतने खास नेचर है ना कार्बन के, इसकी वजह से कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड है भाई, कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड बने हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं भाई। अच्छा सर, अब एक और बात, अब क्या होता भाई, देखो, अगर कार्बन किसी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं तो वो कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन भैया जब सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, और हाइड्रोजन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, या कार्बन किसी के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसे हम बोलते हैं सर सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। कि कार्बन जब किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन जब किसी के पास ओनली सिंगल बॉन्ड,
ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब कार्बन एटम के पास बीच में सिंगल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड। ओके सर। सेकंड कह रहा है बच्चा, अगर कार्बन के पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच, देखो अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, इसको एल्केन फैमिली बोलते हैं, जानते हो ना आप लोग। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको एल्कीन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको एल्काइन फैमिली बोलते हैं, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो ये कह रहा है जो सिंगल वाला है ना, एल्केन वाला, इसको तो हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। और ये डबल और ट्रिपल वाले बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ओके चलिए। अच्छा, ये कह रहा है कि कार्बन के पास ना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसीलिए कार्बन किसी के साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, इसके अलावा और बहुत सारी चीजों के साथ। वही तो बताया मैंने, वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। आइए सर आगे समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ नहीं होता भाई साहब। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कार्बन। भाई जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचर के अंदर नेचुरली जो चीजें पाई जाती है, जिसमें जिस तरह से ग्लूकोज है, C6H12O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होता उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट चेन पाई जाती है ना, किसी किसी में कार्बन बहुत सारे होते हैं, किसी में कार्बन थोड़े होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। वही बात मैंने आपको बताई। आइए दोस्त समझते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वही मैंने आपको बताया, देखो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? सैचुरेटेड कार्बन है ना, और डबल बॉन्ड है तो क्या है? अनसैचुरेटेड। अब बच्चा क्या है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मीथेन है, आपने बताया था, बनाया था सर। उसी तरह से आप बना सकते हो इथेन, है ना। क्या है ये? इथेन है बच्चा। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसका जो ये जो चीजें हैं, ये जो नोमेनकल्चर वगैरह है, जो सारी चीजें भाई, इनको ना मैं एक अलग से एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा आपको, है ना, कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन होंगे तो इस तरह से कैसे उनकी चेन बनती है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दी गई सिर्फ उनको समझो थोड़ा सा, इसके लिए अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। उस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि सर इथेन कैसे बनता है, प्रोपेन कैसे बनता है, ब्यूटेन कैसे बनता है, हेक्सेन। कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे, कुछ बच्चों ने शायद नहीं पढ़े होंगे, तो उनके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सर, बिल्कुल बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग कमेंट कर देना, मुझे याद आ जाएगा, बना दूंगा, है ना। चलिए, तो अब कहानी सीधी यही है कि भाई जिसके बीच में ना, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, और जिसके पास डबल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब भाई कार्बन जो है ना सबसे ज्यादा, देखो सारी जगह पे देखोगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखिए सर कार्बन जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ पूरी कहानी, यहां पर एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, डिटेल में फिर बताऊंगा मैं आपको। अब कार्बन क्या होता है सर? देखो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो इसके अंदर आते हैं सारे के सारे एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली यानी कि जिनके लास्ट में आपको एन दिखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? एन, ANEN। जिस तरह मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, सब ये आते हैं किसके अंदर बच्चा? ये आते हैं सैचुरेटेड। अब हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। दूसरा बच्चा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इस फैमिली को हम बोलते हैं एल्कीन फैमिली, यानी कि जिसके लास्ट में आपको इन सफिक्स मिलता है, ENE, इन सफिक्स होता है लास्ट में, जो नाम लिखा जाता है उसको सफिक्स बोलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा इन, एल्कीन, ठीक है। और एक कार्बन कार्बन के बीच में मान लो 3 बॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं एल्काइन फैमिली। क्या बोलते हैं दोस्त इसे? इसे हम बोलते हैं एल्काइन फैमिली। और इसके लास्ट में बच्चा सफिक्स किया जाता है आइन, जिस तरह प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इथाइन, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ये जो दोनों है भाई, ये जो दोनों एल्केन फैमिली और एल्कीन फैमिली, ये क्या है लोग? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है भाई। क्या है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आई बात? बस यही चीज थी।
ठीक है ना। इसमें सारे के मिथेन इथेन, इनके लिए मैं सबसे अलग से वीडियोस बना दूंगा हाइड्रोकार्बन करके, ठीक है ना, देख लेना आप लोग। हाइड्रोकार्बन करके मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि भाई साहब कैसे रिएक्शन करते हैं ये लोग, ठीक है, देख लेना सब। ओके, आगे देखते हैं आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। ये कह रहा है चेन ब्रांचेस रिंग, वो जो मैंने अभी भी बताई थी ना, चेन बनाता है, देखो मीथेन के साथ, अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है बच्चा, ठीक है। मीथेन क्या होता है, ये आपको ना थोड़े से नाम याद रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक ही किया हुआ है क्या इन्होंने, ओके। चलिए बच्चा, मैं आपको एक कहानी बता देता हूं, छोटी सी बात। अगर कहीं भी आपको एक कार्बन दिखे, क्या दिखे भाई, अगर आपको एक कार्बन दिखे कि कार्बन क्या है, एक ही है, तो उसके स्टार्टिंग में आपको क्या प्रीफिक्स करना है, मिथ। अगर 2 कार्बन दिखे भाई, तो उसमें क्या करना है आपको, एथ। 3 कार्बन दिखे तो वहां पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले प्रोप, ठीक है। अगर 4 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या लिखना है बच्चा, ब्यूट, बट नहीं है, ब्यूट। अगर 5 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या करना है, पेंट। अगर 6 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या करना है बच्चा, हेक्स। 7 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या करना है दोस्त, हेप्ट। अगर 8 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या करना है बच्चा, ओक्ट। अगर 9 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या करना है, नॉन। अगर 10 कार्बन दिखे तो वहां पर क्या करना है बच्चा लोग, डेक। ये कर लोगे, ठीक है। आपको 6 तक याद करने बहुत है। अच्छा गुरुजी, अब क्या करना है, आओ बच्चों मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कि मीथेन, मीथेन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे होता है। अब देखो बच्चा, हम इथेन का समझेंगे कि इथेन कैसे बनता है। देखिए भाई, क्या होता है इथ, आपको आपने पूछा गया, सिंपल आपसे पूछा गया कि इथेन कैसे बनता है। आप इधर मत ध्यान देना, आप लोग बस सोचना मेरी तरफ। इथेन पूछा आपसे, इथ, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो कार्बन 2 ले लिया आपने, आपने 1 कार्बन ले लिया, 1 कार्बन ले लिया, 2 ले लिया, सिंपल, ठीक है। कहो तो मैं यहां बना के दिखा देता हूं, बना दो सर। हमने 2 कार्बन ले लिए सर, एन लिखा है, एन मतलब इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, कर लिया, यस। अब भाई साहब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास बचे, देखो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इसके साथ शेयर कर लिया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 बचे गुरुजी, है ना। तो 3 जगह पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, 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 क्योंकि इन्होंने शेयर कर लिया हाइड्रोजन के साथ। ऐसा ही इस कार्बन के साथ कितने थे, 4 थे, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, बचे कितने, 3, तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन। तो बच्चा कार्बन कितने, देखो 1 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो ये क्या बन गया, इथेन, यही है भाई, देखो इथेन। उसी तरह से प्रोपेन बनाना है, प्रोप दिखते हैं आप समझ गए, 3 कार्बन भाई, 3 कार्बन, 1 2 3 हो गए। अब इसने देखो एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर शेयर कर लिया, ओके। बची जगह पे आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया, बचे कितने, 3, 1 2 3। इसके पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 यहां शेयर हो गए, 3 4। इसके पास देखो कितने थे, 4 थे, 1 एक यहां शेयर हो गया, 2 3 4 हो गया ना। बस जितनी जगह खाली है हाइड्रोजन लगा दिए, तो कितने कार्बन, 1 2 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने हैं साहब, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कर लोगे ना। हाँ, प्रोपेन, उसी तरह से ब्यूटेन, उसी तरह से पेंटेन, उसी तरह से हेक्सेन। अब मैं आपको एक बढ़िया वाली चीज बताऊं, अगर भाई साहब हमसे हमसे पूछ ले, मान लो सीधा एमसीक्यूज आ जाए, छोटा प्रश्न आ जाए, हमसे सीधा पूछे बता ब्यूटेन क्या है, तो ऐसे बनाएंगे थोड़ी ना। इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूं मैं आपको, स्पेशल एल्केन का फार्मूला बता रहा हूं कि एल्केन कैसे बनेंगे। तो एल्केन में क्या करना है बच्चा, आपको एक याद रखना है, CnH2n+2, जहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, ओके। कैसे सर, एक बना के बताओ। चलो मैं आपको ना प्रोपेन का फार्मूला बना के बताता हूं, प्रोपेन। चलो हेक्सेन का बना देते हैं, हेक्स यहां पर दिख भी रहा है आपको, तसल्ली भी हो जाएगी। हेक्सेन का बनाते हैं, हेक्सेन। अब हेक्स का मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हम लिख लेंगे C6। हाइड्रोजन कितने भैया, अब एल्केन है ना, एन, तो क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 और प्लस में 2 क्या जाएगा, 14। ये देखो, ये और ये सेम है ना, बढ़िया। देखो ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन,
ब्यूटेन। ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या होता है देखो, क्या होता है, सी, ब्यूट का मतलब कितना है 4, हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन सर 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जोड़ना है, 4 टू जा 8, 8 टू जा 10, टेंग टेंग टेंग, C4H10, C4H10, याद रख लो ये फार्मूला। अभी देखो ब्यूटेन का फार्मूला सेम है, ऊपर देखो, देखो ब्यूटेन C4H10। प्रोपेन का पता बताऊं, प्रोप का मतलब कितने कार्बन है 3, हम कहेंगे C3। हाइड्रोजन कितने हैं भैया, अच्छा हाइड्रोजन कितने आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 टू जा 6, 2 जोड़ना है 8, ये देखो, है ना, बढ़िया। हाँ ऐसे ही करना है। पेंटेन का देख लो, तो ये एल्केन का देखा है, तो एल्केन ऐसे बनाते बच्चा। ये एल्केन का क्या होता है, ये कार्बन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कार्बन स्केलेटन बोलते हैं इसको, और जब इसके पास हाइड्रोजन लग जाते हैं तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये ब्यूटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। ये कार्बन की बच्चा क्या है, रिंग फॉर्म है बच्चा। 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। मैंने कहा था ना कि एक सीधी चेन में भी जुड़ सकते हैं, है ना, मैंने कहा था कि सीधी चेन में भी, ऐसे ब्रांचेज में भी जुड़ सकते हैं कार्बन, और मैंने कहा था कि ऐसे रिंग में भी जुड़ सकते हैं। तीनों प्रकार की चीजें बताई थी, तो तीनों प्रकार की चीजें यहां पर आगे बच्चा। ये होता है बेंजीन C6H6, है ना। हो विल यू बी माई फ्रेंड, ओके, देखिए समझ में आ रहा है ना। अब क्या कह रहा है बच्चा, देखो ये कह रहा है कि कार्बन जो है ना भाई, कार्बन जो है वो क्या करता है, कार्बन की एक खास बात होती है सब, कि कार्बन जो है ना वो खुद के साथ तो रिएक्शन करके चेन बनाता है, खुद के साथ तो रिएक्शन करके चेन बनाता है, लेकिन भाई वो कार्बन के अलावा दूसरी चीजों के साथ भी चेन बनाता है ना। जिस तरह कार्बन के साथ, जिस तरह क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, अब ये क्या होता है, कुछ फंक्शनल ग्रुप है, दूसरी चीजों के साथ जो मिला चेन बनाता है ना, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब जिस तरह मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, मीथेन, इथेन, बिटेन, प्रोपेन, कुछ भी है, अगर उसके साथ कोई दूसरी चीज आती है तो कार्बन उसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और उस दूसरी चीज को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं भाई। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो देखो बच्चा, कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, आइए देखते समझते हैं। कार्बन के साथ बच्चा एक तो जुड़ता है हेलोजन फैमिली। क्या जुड़ती है, हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली होता है ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 जो होता है उसके अंदर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, जुड़ता है। दूसरा बच्चा कार्बन के साथ जुड़ता है, वो जुड़ता है अल्कोहल फैमिली। क्या जुड़ते हैं, अल्कोहल फैमिली। तो अल्कोहल फैमिली के अंदर OH जुड़ता है कार्बन के साथ। क्या जुड़ता है, OH नेगेटिव। आप लोग जानते हैं OH नेगेटिव एक आयंस होता है, यस सर जानते हैं। फिर जुड़ते हैं सर कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है बच्चा, एल्डिहाइड ग्रुप में जुड़ता है CHO। क्या जुड़ता है, CHO। अब इसमें कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन को दे देता है, 1 हाइड्रोजन को दे देता है, और बच्चियों के साथ यहां पर चेन बनाता है। उसके बाद जुड़ता है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में भी क्या होता है, कीटोन ग्रुप में होता है बच्चा कार्बन, बीच वाला जो कार्बन होता है, देखो इधर भी चेन, इधर भी चेन, बीच वाला जो कार्बन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, लास्ट में लिखा होता है COOH, जैसे कि हम लिखे होता है ना ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें क्या जुड़ता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर OH ग्रुप के साथ शेयर कर लेता है, और बन जाता है COOH, यहां पर चेन बना देता है। ये इधर और इधर दोनों तरफ चेन बना देता है। तो ये कार्बन के साथ जुड़ने वाले फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जुड़ते कैसे है ना, इनको हम लोग अलग से आपको एक स्पेशल वीडियोस बनाएंगे इनके लिए, तीनों सारे फंक्शनल ग्रुप वगैरह की एक अलग से पूरी वीडियो बनेगी, आधा पौना घंटा लगेगा इनको समझने में, है ना। तो कंप्लीट आपको यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, एक अलग ही वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहा है होमोलोगस सीरीज क्या होती है। भाई साहब होमोलोगस सीरीज यही होती है कि साहब देखो, फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब अल्कोहल में क्या होता है भाई, अल्कोहल में OH जुड़ता है लास्ट में, हाँ जी गुरुजी जुड़ता है ना, ये आपको जुड़ा के बताऊंगा मैं, अलग से सारे फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, ठीक है। इसमें लास्ट में क्या होता है, OH, 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 सबके लास्ट में OH, OH, OH लगा हुआ है, और सबके लास्ट के नाम भी सेम होते हैं। ये क्या बच्चा, ये मिथेनॉल, ये इथेनॉल, ये प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अब ये क्या सारे के सारे बच्चा एक ही है, एक ही फैमिली के है। कौन सी फैमिली के है, अल्कोहल फैमिली के हैं।
और इन सभी की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, सभी की प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम है। तो जब ऐसे एक ही तरह के एक ही फंक्शनल ग्रुप के जो मेंबर होते हैं ना भाई, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, है ना। जिस तरह मान लो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में लास्ट में क्या लगता है, अल लगता है, अल। तो अगर आपसे पूछे बताओ मिथेनल, इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, हेक्सेनल, तो सारे क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप के, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज हो जाएगी, है ना। ओके, वेरी गुड, दिस इज होमोलोगस सीरीज, है ना। ये सब आपको ना फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा बच्चा। इसका नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। ये देखो, हेलोजन फैमिली, अल्कोहल फैमिली के लास्ट में ओल लिखते हैं, किस तरह से बनते हैं कंप्लीट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सर, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक को एंड करते हैं। और इनकी सीरीज जो है, जो नोमेनक्लेचर है कार्बन के कंपाउंड्स का, उसको मैं अलग से आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। पहला है कंबशन, कंबशन का मतलब होता है सर कार्बन का जलना, दहन होना, जलना। अब देखिए भाई, कार्बन जब जलता है, जलने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या जलता है बच्चे, इन तीन रिएक्शंस को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है साहब, देखो कार्बन है, कोई भी जल रहा है, कोई भी कोयला, मान लो कोयला जल रहा है, जल रहा है तो क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है, हीट दे रहा है और लाइट दे रहा है। मीथेन गैस जब जलती है, CO2 देती है, H2O वेपर की फॉर्म में निकलता है ना, और क्या निकलता है, सॉरी वेपर नहीं, लिक्विड, और हीट एंड लाइट निकलती है। उसी तरह से बच्चा ये इथेनॉल होता है, इसको जब जलाते हैं तो CO2, H2O, हीट एंड लाइट। कहने का मतलब ये होता है कि सर CO2, हीट एंड लाइट, ये कॉमन चीज होती है, जब भी किसी कार्बन के कंपाउंड्स को आप जलाते हैं तो ये चीज तो निकलेगी निकलेगी, सिंपल सी बात है साहब, है ना। हाँ, अब क्या होता है साहब, देखो ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, अभी हमने बताया आपको, मैंने आपको दो चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि कुछ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है, कुछ अनसैचुरेटेड है। तो बच्चा जब भी हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं तो हम हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हैं। कभी भी हम लोग एज ए फ्यूल अनसैचुरेटेड कार्बन्स का यूज नहीं करते। इसके पीछे कारण है, क्या कारण है सर, सर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। किसके साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं, नीली रोशनी के साथ जलते हैं। और बच्चा इनकी जो हीट है ना, हीट, तो ये अधिक मात्रा में ना हीट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। वहीं बात करें अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो ये येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, पीली रोशनी होती है इनकी, पीली लो होती है, येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, है ना। और इनसे जो हीट निकलती है ना दोस्त, इसका अमाउंट कम होता है। तो इसीलिए बच्चा क्या होता है, हम लोग ना अनसैचुरेटेड का कभी इस्तेमाल नहीं करते, एज ए फ्यूल हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा ना, अपने CNG के अंदर क्या होता है, मीथेन, एन है, LPG के अंदर क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो हमेशा एज ए फ्यूल की बात करें तो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ही यूज करते हैं, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यूज नहीं करते, क्योंकि येलो फ्लेम के साथ निकलते हैं तो इसमें हीट भी कम होती है, और भाई अब से पोल्यूशन भी अधिक करता है, और इसकी कंजप्शन भी ज्यादा होगी, खपत भी ज्यादा होगी, है ना। तो इसीलिए हम इनका यूज नहीं करते, इनका यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। ओके सर, बहुत अच्छी बात है, एनवायरमेंट के लिए हानिकारक होते हैं। वाई डू सब्सटेंस बर्न्ड एंड विदाउट ए फ्लेम, ठीक है, क्यों जलते हैं सर, अभी अभी बताया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनते हैं भाई, हम लोग जानते हैं सर, जो भी कार्बन के कंपाउंड्स है, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे हम है चाहे पेड़ पौधे, क्या हुआ मिलियंस ऑफ सालों पहले जब भी हम मरे थे तो हम नीचे दफन हो गए। तो जो जीव जंतु, जो एनिमल्स दफन हुए थे, खासकर जो एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव, जब वो समुद्र में दफन हुए, उनके ऊपर मिट्टी आई, धीरे 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 वो ईंधन में कन्वर्ट हो गए, फ्यूल में। तो उनसे जो फ्यूल बना दोस्त, वो बना पेट्रोलियम। क्या बना, पेट्रोलियम। और जितने प्लांट्स थे, जितने पेड़ पौधे थे, जब वो मिट्टी में दफन हो गए तो उनसे बना बच्चा कोयला। क्या बना, कोयला बना, सिंपल सी बात है सर। और ये दोनों ही किससे बने हैं, जीव जंतुओं से बने हैं, सॉरी दोनों ही किससे बने हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, यानी पेड़ भी लिविंग है और हम भी लिविंग है। तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, फॉसिल फ्यूल नाम दे दिया, जीवाश्म ईंधन, यानी जीवों से बने हुए ईंधन, ठीक है। ओके, उसके बाद कह रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दोस्त कि ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना। भाई साहब देखो, जब हम चीजों को ऑक्सीजन को ऐड करते हैं ना, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं
तो क्या होता है, नया कंपाउंड बनता है। उसी तरह से बच्चा ये क्या है, ये इथेनॉल है। इथेनॉल में जब हमने ऑक्सीजन को ऐड करा क्या, तो हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और जो चीज ध्यान रखना, मैंने वहां भी आपको बताई थी कि जो चीज ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, एल्कलाई KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो ये वो वाला चैप्टर जाकर ऑक्सीडेशन आप समझ सकते हैं। एडिशन का मतलब क्या होता है दोस्त, देखो हमने अभी भी देखा सर क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ओके। हमें क्या बनाना है, सैचुरेटेड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो तोड़ करके वहां पर हाइड्रोजन गैस ऐड करनी पड़ेगी। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चा एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। भाई हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एक कैटालिस्ट होता है सर, यहां पर निकल कैटालिस्ट क्या करता है, इसको तोड़ता है। जो कैटालिस्ट आप लोग जानते हैं ना सर, कैटालिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद तो रिएक्ट नहीं करते लेकिन रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं कैटालिस्ट। जो खुद तो रिएक्ट नहीं करते बट रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं कैटालिस्ट, है ना। तो यहां पर इस रिएक्शन में निकल को एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। एक कंपाउंड्स को तोड़कर इसमें दूसरा क्या जोड़ा जाता है, कंपाउंड जोड़ा जाता है। जैसे कि भाई मैं आपको एक आप ना डेली यूज की चीज बताता हूं, बायोलॉजी में आपने पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि दोस्त क्या होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या होता है बच्चा, ये एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट होता है। और जब हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये सैचुरेटेड फैट बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वेजिटेबल घी। क्या बोलते हैं, वेजिटेबल घी, डालडा घी जिसे कहते हैं। तो ये बना दिया जाता है इसी रिएक्शन के द्वारा, है ना, डालडा घी बना दिया जाता है। इसके अलावा बच्चा जितना भी एनिमल्स का फैट होता है, एनिमल से जो भी फैट मिलता है वो सारा का सारा सैचुरेटेड ही होता है। प्लांट से जितने भी तेल मिलते हैं, मूंगफली का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है, सबके सब तेल एक को छोड़ के, कोकोनट ऑयल को छोड़ के, सारे के सारे क्या है बच्चा, अनसैचुरेटेड कार्बन है। एनिमल से जितना भी फैट मिलता है, चाहे वो गाय भैंस से मिलता हो, दूध से मिलता हो, या फिर आप चिकन मीट नॉनवेज खाते हैं इनसे मिलता हो, किसी से मिलता हो, सिर्फ एक को छोड़ के, फिश ऑयल को छोड़ के, सबके सब क्या बच्चा, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं सर, है ना। तो इसीलिए बच्चा जो एनिमल का फैट होता है वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ देसी घी को छोड़ के बाकी कोई भी चीज हेल्दी नहीं होती, है ना। ये हार्ट ब्लॉकेज के कारण होते हैं, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो ये आर्टरीज वगैरह को रोक लेते हैं। तो इसीलिए जो सारी चीजें होती है, जो भी फैटी एसिड होती है, हमारे लिए हानिकारक होता है। हाँ, ऑयल जितना भी होता है, कुकिंग के लिए हमेशा हम लोग ऑयल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ओके सर, अगला है बच्चा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टेड, सर इनको आपस में मिला रहे हैं HCl की प्रेजेंस में। ये सर कुछ एक इंपॉर्टेंस और कंपाउंड है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना, ज्यादा बड़ा हो रहा है। चलो इनके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंस और कंपाउंड्स हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।